नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल साथी में आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्धों को हमने देख लिया और ये हम समझ गए कि अब भारत में अगर कोई कंपनी जिसका प्रभुत्व स्थापित होगा तो वो कंपनी रहेगी अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब हमको ये पता चल गया है कि भारत में जो फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, उनको सबको अंग्रेजों ने पीट दिया। पीट के शांति से एक जगह बिठा दिया। अब अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीय राजाओं को क्या कहते हैं, उनसे युद्ध करेंगे और जो भारतीय क्षेत्र है उसके ऊपर अपना कब्जा स्थापित करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में सबसे पहले अगर उन्होंने अपना कब्जा कहीं पर स्थापित किया तो बंगाल। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बंगाल की पूरी कहानी, बंगाल कैसे 1717 में कैसे बंगाल मतलब एक स्वतंत्र सूबा बना, मतलब मुगलों से अलग होके, और कैसे उसके बाद 1765 में 1717 से लेकर 1765 तक बक्सर के युद्ध के बाद कैसे वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, ये पूरी कहानी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो मुगल थे, मुगल शासक जो थे बहुत कमजोर हो जाते हैं। कोई ऐसा बढ़िया महत्वाकांक्षी मुगल शासक आता नहीं है जो मुगलों की जो मतलब एक पूरी सत्ता स्थापित हुई थी उसको एकत्रित करके और बढ़िया से चला सके। तो औरंगजेब के बाद जो मुगल थे वो एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। अब मुगल जब एकदम कमजोर पड़ जाते हैं तो जो उसके छोटे मोटे सूबे थे, जैसे जिसमें कौन कौन हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो गया। इसी क्रम में 1717 में बंगाल स्वतंत्र हुआ, 1722 में अवध स्वतंत्र हुआ और 1724 में हैदराबाद में निजाम सिप आ गई। ठीक है, 1724 में हैदराबाद में निजाम सिप आई, 1722 में अवध में निजाम सिप आई और 1717 में बंगाल में निजाम सिप आई। ठीक है, अब अवध और हैदराबाद हम आगे पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर 1717 में जो बंगाल में नवाब सिपाही थी उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे कौन नवाब बना, तो मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान का नवाब किसने बनाया था, तो फर्रुख सियार ने 1717 में अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान भी जारी किया। और मुर्शीद कुली खान जो पहले बंगाल का दीवान हुआ करता था, बस खाली बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। पहले बंगाल में शासन मतलब ये जो मुगल थे बंगाल में दो प्रकार से शासन चलाया करते थे। एक आदमी के पास दीवानशिप हुआ करती थी और एक के पास निजामत हुआ करती थी, जो वहां पे प्रशासन चलाया करता था। एक रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एक प्रशासन चलाता था। ठीक है, तो पहले मुर्शीद कुली खान था, यहाँ पे बस खाली रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, इसके पास दीवानशिप थी। फर्रुख सियर ने क्या किया, इसको दीवानशिप के साथ साथ नवाबशिप भी दे दी बंगाल की। इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया तब 1717 में। अब इसका काम क्या था, जो वहां से बंगाल से रेवेन्यू यानी बंगाल से जो धन होगा उसको कलेक्ट करेगा, उसको एकत्रित करेगा और एकत्रित करके कुछ हिस्सा मतलब मुगलों को भेजेगा और कुछ फिर उसके बाद जो बंगाल होगा, बंगाल का शासन वो स्वयं चलाएगा। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। जैसा मैंने आपको बताया, भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांत व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे। इनमें बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था। इसकी उर्वर भूमि, विकसित उद्योग, समुद्री व्यापार और विशाल राजस्व ने इसे अंग्रेजों के लिए सबसे आकर्षक बना दिया। अंग्रेजों की बंगाल विजय भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ थी, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई। अगर प्लासी के युद्ध के ऊपर, बक्सर के युद्ध के ऊपर या बंगाल को कैप्चर करने के ऊपर अगर कोई भी सवाल आता है तो इंट्रो में आप ये बहुत ही बढ़िया लाइन लिख के आ सकते हैं। अब बंगाल अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों बंगाल के ऊपर कब्जा करना पड़ा, जो कि हमने इंट्रो में पढ़ लिया है वही रिपीट होगा। बंगाल के बहुत ही आर्थिक रूप से बंगाल बहुत समृद्ध था। बंगाल को उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत कहा जाता था। यहाँ से रेशम, सूती वस्त्र, नील, सोरा और चीनी का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, अंग्रेजों की क्या बंगाल के ऊपर नजर पड़ी और उनको लगा कि हाँ भाई ठीक है, हमको बंगाल के ऊपर क्या करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए। ठीक है, यहाँ की कृषि जो थी बहुत संपन्न थी, यहाँ की भूमि बहुत उर्वरित थी, क्योंकि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, समुद्री व्यापार भी हो सकता था। हुगली नदी के माध्यम से बंगाल का समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास में है बंगाल, है ना। राजनीतिक स्थिति, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर दिया। ठीक है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद उत्तराधिकार का यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, जो कि आपको पता है। अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पहला अगर पूछा जाए पहला बंगाल का नवाब कौन बना, तो मुर्शीद कुली खान। इसकी यहाँ पे जानकारी दी नहीं गई है। अब मुर्शीद कुली खान मतलब मुस्लिम ही था। मुर्शीद कुली खान का अगर बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो सूर्य नारायण मिश्रा था।
सूर्य नारायण मिश्रा, ठीक है। इसको वहां पे एक हाजी हाजी इफ्सानी नाम का आदमी हुआ करता था। हाजी इफ्सानी नाम के आदमी ने इसको बचपन में गोद ले लिया और इसको क्या कर दिया, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो किसने इसको गोद लिया है, तो हाजी इफ्सानी ने इसको गोद लेके कन्वर्ट कर दिया। इसके बचपन का नाम क्या था, सूर्य नारायण मिश्रा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि कौन सा बंगाल का नवाब था जो पहले हिंदू था, तो मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान का असली नाम था मोहम्मद हादी, ठीक है। मोहम्मद हादी इसका ओरिजिनल नाम था और इसको उपाधि दी गई थी मुर्शिद कुली खान की, ठीक है। 1717 में इसको क्या किया गया, 1717 में इसको बंगाल के नवाब से दे दी गई। बंगाल का नवाब इसको किसने बनाया था, तो फर्रुख सियार ने, ठीक है। अब इसने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी ये ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर की, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना भी मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिदाबाद शहर की इसने स्थापना की और वहां पर ही क्या कहते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। अब मुर्शिदाबाद का पूरा नाम था मकसूदाबाई, इसका ही इसने नाम बाद में मुर्शिदाबाद कर दिया था और उसको अपनी राजधानी बना दी थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसने क्या क्या काम किया, मुर्शिद कुली खान ने देखा कि भाई राजस्व व्यवस्था बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चरमराई हुई है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पहले सबसे पहले राजस्व व्यवस्था ठीक की। और राजस्व व्यवस्था ठीक करने के लिए इसने क्या किया, जो जो कर वसूलने का अधिकार था उसको ठेके पर उठाना इसने क्या किया, शुरू किया। लोगों को ठेका दिया कि भाई आप ठेका ले लो और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो वो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको हमको लाके दे देना, ठीक है। ये इसने काम किया और इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद कौन सी, कटरा मस्जिद। कटरा मस्जिद का इसने निर्माण कराया और पूछा जाए कि इसका टॉम कहाँ पर स्थित है, तो कटरा मस्जिद में ही इसका टॉम उपस्थित है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई मुर्शिद कुली खान की और यहीं पर इसकी टॉम उपस्थित है। अब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद नवाब सुजाउद्दीन क्या कहते हैं, बनते हैं, नवाब सुजाउद्दीन, ठीक है। नवाब सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बने और 1733 में इन्होंने क्या किया, 1733 में अगर आप बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 1733 में इन्होंने बिहार को कैप्चर किया और बिहार को कैप्चर करके बंगाल में मिला दिया। इसके पहले क्या हुआ करता था, मुगल 12 सूबों में या 12 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। उसमें उसमें बिहार भी क्या कहते हैं, एक स्वतंत्र सूबा था। लेकिन क्या किया सुजाउद्दीन ने 1733 में क्या किया कि बिहार को कैप्चर किया और बिहार को कैप्चर करके बंगाल में मिला लिया। फिर बंगाल और बिहार एक ही हो गए, ठीक है। 1733 में ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी इनकी मृत्यु हो गई सुजाउद्दीन के बाद नवाब बन गए सरफराज खान। सरफराज खान अब सरफराज खान एक साल के लिए शासक बने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गिरिया का युद्ध हुआ। कौन सा, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 में। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में, ठीक है। जिसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया, सरफराज खान मारे गए और अलीवर्दी खान क्या हो गए, बंगाल के नवाब बन गए। अब अलीवर्दी खान क्या, अलीवर्दी खान ये सेकंड फेज, यहाँ से मान लो कि बंगाल का सेकंड फेज शुरू होता है। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज में मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब घोषित किया गया 1717 में। बंगाल का नवाब बनने के बाद उसने मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी लाई, बंगाल की कर व्यवस्था को उसने सुधारा, कटरा मस्जिद का निर्माण किया, कटरा मस्जिद में उसकी टॉम्ब उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद नवाब सुजाउद्दीन बने, सुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला दिया। उसके बाद सरफराज खान बने, सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में 1740 में अलीवर्दी खान ने हरा दिया, ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी खान क्या बन गए, अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बन गए। अब अलीवर्दी खान जब बंगाल के नवाब बने तो इनको बर्गी आक्रमण का सामना करना पड़ा। कौन से आक्रमण का, बर्गी आक्रमण। बर्गी आक्रमण मुगलों के द्वारा बार बार इनके ऊपर किए जा रहे आक्रमण थे। 1742 से 1751 तक लगातार मराठों के द्वारा लगातार किए जा रहे आक्रमण थे, जिसको बर्गी आक्रमण कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या हो गया, बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई, वहां की कृषि प्रभावित हो गई और कंपनी की यहाँ पे गतिविधियां भी बहुत बढ़ गई। अभी अलीवर्दी खान जो था वो समझता था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है इनसे लड़ाई करना ठीक नहीं है ना। उनको दोनों को एक साथ वो नियंत्रण करके रखता था। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो फेमस कथन किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है, तो अलीवर्दी खान ने की, ठीक है। कि कहा कि अगर उनको छेड़ोगे तो डंक मारेंगे वरना वो शहद देंगे। ये किसका कथन था, तो अलीवर्दी खान का कथन था, जो कि एग्जाम में पूछा गया और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 1756 में क्या होता है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, तो अलीवर्दी खान का जो क्या कहते हैं वारिस बनता है सिराजुद्दौला, जो कि उसका नाती था। 23 साल की उम्र में सिराज भाई क्या बन जाते हैं, 23 साल की उम्र में सिराज भाई बन जाते हैं बंगाल के नवाब। अब सिराज भाई जब नवाब बनते हैं तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो क्या होता है कि इनकी बहुत सारी घसीटी बेगम जैसे होगी इनकी मौसी, ये इनकी दुश्मन बन जाती हैं।
अभी ये क्या कहते हैं, नवाब बनते ही मीर जाफर जो थे, मीर जाफर का मीर जाफर कमांडर इन चीफ हुआ करते थे वहां की सेना की, ठीक है। तो उनको हटा देते थे, तो मीर जाफर से इनकी दुश्मनी हो जाती है। जब वहां पे दो धनी व्यापारी थे, क्या कहते हैं, बंगाल के धनी व्यापारी की इनके साथ में नहीं बनती है, तो धनी जो उनका पूरी लॉबी होती है मर्चेंट्स की, रिच मर्चेंट्स की, धनी व्यापारियों की, वो भी सिराज से नाराज रहती है, ठीक है। तो ये सब उनके दुश्मन हो जाते हैं। अब एक तरफ तो ये हो जाता है, इनके घर के कलेश चल रहे थे, उत्तराधिकार के कलेश चल रहे थे। दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, इनके बीच में युद्ध चल रहा था, और इनका इसका भी डर था। 1717 में एक तो शाही फरमान जारी हो गया। 1717 में फर्रुखसियर के शाही फरमान में क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो कंपनी थी, वो जिसके ऊपर मतलब उसको दस्तक पास मिल जाता था, दस्तक दस्तक एक प्रकार का पास हुआ करता था, जो मुक्त व्यापार के लिए दिया जाता था, ठीक है। जिस भी सामान के ऊपर दस्तक पास मिल गया है, उसके ऊपर क्या कहते हैं आप, मुक्त, जो कंपनी थी वो मुक्त व्यापार कर सकती थी। तो कंपनी वाले क्या करते थे, इस दस्तक का दुरुपयोग क्या करते थे। दस्तक का दुरुपयोग कैसे, मान लो ये दस्तक था, ये कंपनी के सामान के लिए दिया गया था, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो निजी व्यापार में दस्तक का उपयोग करने लग गए, कि हम प्राइवेट जो ट्रेड करेंगे, जो हम निजी व्यापार करेंगे, उसमें भी हम दस्तक का उपयोग करके टैक्स नहीं देंगे और छूट प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया, जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारियों को भी कुछ लाभ देके, मान लो कि 10 रुपए का अगर वो भारतीय व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, तो 10 रुपए की जगह 5 रुपए में उनको अपना दस्तक दे दिया करता था। इसमें 5 रुपए का लाभ अंग्रेजों को हो जाता था और 5 रुपए का लाभ भारतीय व्यापारी को हो जाता था। लेकिन जो बंगाल की जो रेवेन्यू थी, बंगाल का रेवेन्यू धीरे धीरे घटता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस दस्तक के दुरुपयोग के कारण, ठीक है। तो इससे सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा गुस्सा गया था, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। दूसरी बात क्या थी कि जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, ये दोनों ही कलकत्ता में अपने अपना 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 जो फोर्टिफिकेशन यानी अपने अपने किले की किलेबंदी कर रहे थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो दोनों ये सोचते थे कि भाई अपना अपना जो किला है उसकी चारों तरफ एक बाउंड्री, एक वॉल, एक या दीवार बना ले, जिससे क्या हो कि अगर भविष्य में कभी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो तो उनकी उनकी फैक्ट्रियां सुरक्षित रहें, ठीक है। तो ये लोग क्या फोर्टिफिकेशन यानी अपनी किलेबंदी करने लगे थे अपनी कंपनी की। तो सिराज भाई आए, उन्होंने फ्रांसीसियों को भी मना किया और अंग्रेजों को भी मना किया। तो फ्रांसीसी तो भाई सिराज की बात मान गए। फ्रांसीसी ने बोला ठीक है सिराज सर, आप बोल रहे हो कि हम अपनी अपनी किलेबंदी नहीं करें, तो हम अपनी किलेबंदी नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज मधुमक्खी हैं, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज बोले कि नहीं भाई, हम तो अपना किले, अंग्रेज सिराज की बात नहीं माने और अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी चालू रखी, ठीक है। तो देखो सिराज के सामने क्या दो दो परेशानी थी। एक तो अंग्रेजों की किलेबंदी नहीं रुक रही थी, और दूसरा अंग्रेज क्या कर चोरी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बता दिया, मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य दरबारियों के षड्यंत्र का क्या हो गया, सिराज भाई अपना शिकार हो गया। 23 साल की उम्र का बच्चा था। अब अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण क्या हुआ, पहला किलेबंदी, जो कि मैंने आपको बताया, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी, जिसको रोक सिराज के मना करने के बाद भी इन्होंने बंद नहीं किया। दस्तक का दुरुपयोग शुरू कर दिया। 1717 में फर्रुखसियन का शाही फरमान, जिससे कर मुक्त व्यापार का कंपनी अधिकारियों ने निजी व्यापार में भी अब इसको क्या हुआ कि जो कर मुक्त व्यापार जो दस्तक पास मिला था वो कंपनी को मिला था भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, उसके लिए मिला था, किसी प्राइवेट व्यापार के लिए। मतलब भाई मैंने एक कंपनी खोली है तो मेरी कंपनी के सामान के लिए मिल रहा है। मेरी कंपनी में XYZ जो कोई बंदा है, वो भी मेरे को जो पास मिला भाई फ्री पास का, उसका उपयोग करके उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो जो सरकार है उसको तो रेवेन्यू का लॉस होगा ना, उसको तो क्या कहते हैं, राजस्व कहाँ से मिलेगा। न कंपनी राजस्व दे रही है, न निजी व्यापार में राजस्व मिल रहा है। साथ साथ में लोग क्या, वो भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक का दुरुपयोग करवाने, तो उससे भी क्या कहते हैं राजस्व नहीं मिल पा रहा है। फिर बाद में जब क्या हुआ कि जब ये किलेबंदी रोके नहीं थे, तो कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने क्या कहते हैं 1756 में एक आक्रमण कर दिया, ठीक है। फोर्ट विलियम पर दौड़ के गया और फोर्ट विलियम में दौड़ के जाकर आक्रमण कर दिया। वहां पे कुल 146 ब्रिटिश अधिकारी थे। 146 ब्रिटिश अधिकारी को इसने बंदी बनाया, और बंदी बनाकर एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया भाई, तो वहां पे सफोकेशन हो गया। सफोकेशन में 123 कर्मचारी मारे गए। ऐसी बात कौन कहता है, ऐसी बात हॉलवेल इस घटना का उल्लेख करता है। इस घटना को ब्लैक हॉल घटना कहते हैं, ठीक है। ब्लैक हॉल घटना कब हुई, तो 20 जून 1756। 20 जून 1756 में 146 कंपनी अधिकारियों को सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया भाई, एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 123 कर्मचारी मारे गए। सफोकेशन के कारण, सांस फूलने के कारण, है ना, दम घुटने के कारण मारे गए। और बाकी सब जो जिंदा बचे, इस घटना का क्या कहते हैं व्याख्यान किसने किया, हॉलवेल ने इस घटना का व्याख्यान किया। इसको ब्लैक हॉल विवाद कहा गया, ठीक है। अब ये घटना में बहुत सारे क्या कहते हैं मुद्दे, कोई कहता है भाई ये डेटा गलत बताया जा रहा है, 20 ही आदमी थे, कोई कहता है भाई बहुत 146 से भी ज्यादा थे।
तो ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इतना याद करना है कि ब्लैक होल विवाद कब हुआ था। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। हॉलवेल ने इसका व्याख्यान किया हुआ है। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया मानते हैं और इसके विवरण को विवादास्पद मानते हैं। ठीक है, तो भाई जब ये ब्लैक होल की घटना हो गई, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में था, रॉबर्ट क्लाइव को वहां से ब्रिटिश से फोन आया कि भाई, मतलब फोन तो उस समय चलता नहीं था, ऐसा एक संदेश है कि देखो भाई ये सब क्या हो रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव वापस से सिराज के पास गए, सिराज भाई के पास, और 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की एक संधि हुई, समझा बुझा दिया गया इसको। मतलब इसने जाके अपना ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने वहां पे जो जिनके पास चाबियां थी, चाबी वाबी ले ली भाई, और अपना जाके वहां पे खोल दिया अपना गेट वेट और व्यापार करने का चालू कर दिया। फिर बाद में उसके पास, सिराज के पास कोई चारा ही नहीं था, उसने फिर जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली। अब अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को अपना पूरा का पूरा जो उनका था व्यापारिक अधिकार, उनको लौटा दिया गया कि भाई जाओ व्यापार वगैरह करो, लेकिन नाटक मत करो। ठीक है, हमको भी जीने दो और आप भी जियो। अब रॉबर्ट क्लाइव को क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि भाई ये तो एक बार का हो गया, इसने कर दिया, अभी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे बात और बढ़ाएगा सिराज। सिराज फिर हमको बंगाल में व्यापार करने देगा नहीं। और बंगाल से अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा प्यार था, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे ज्यादा लगभग सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था। ठीक है, तो क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, अब देखा कि भाई इसको कैसे किया, तोड़ा कैसे जाए सिराज को, युद्ध में तो जीत नहीं सकते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, षड्यंत्र करना चालू किया। इसने देखा कि भाई सिराज के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। अब मैंने आपको बताया था सिराज के खिलाफ कौन कौन है, घसीटी बेगम है ना। उसके बाद और कौन कौन है, जो उनका सेनापति था जाफर, है ना, जाफर, और जो लॉबी ऑफ रिच मर्चेंट्स। ठीक है, लॉबी ऑफ रिच मर्चेंट्स, लॉबी ऑफ रिच मर्चेंट्स में कौन कौन है, जगत सेठ, है ना, जगत सेठ, राय दुर्लभ, है ना, जगत सेठ, ओमी चंद, ये सब क्या मेन मेन नाम है। तो मीर जाफर को तो इसने क्या बोला, भाई आप हमारे इस प्लासी के युद्ध में, मतलब जो आगे युद्ध होने वाला है, इसमें आप हमारी मदद करो, और अगर आप हम सिराज को हराने में, सिराज को मारने में आप हमारी मदद करते हो, तो हम बंगाल के नवाबशिप आपको दे देंगे। इसको बंगाल की नवाबशिप ऑफर कर दी। लॉबी ऑफ रिच मर्चेंट्स को क्या ऑफर किया, लॉबी ऑफ रिच मर्चेंट जो जगत सेठ, राय दुर्लभ, है ना, ओमी चंद थे, इनको क्या ऑफर किया, इनको बोला गया कि भाई आपका एक काम करो कि जो ये युद्ध होने वाला है, इसमें हमारी आर्थिक रूप से मदद करो, हमको पैसे वगैरह दो। आर्थिक रूप से आप हमारी मदद करोगे तो हम क्या होगा कि जब जाफर बंगाल का नवाब बनेगा, तो जाफर क्या करेगा, जाफर आप लोगों को और भी ज्यादा क्या कहते हैं व्यापार में छूट देगा, और भी ज्यादा मतलब व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका बाद में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, जो आप हमारी आर्थिक मदद कर रहे हैं वो बाद में क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इनको सबको मिला लिया, षड्यंत्र के तहत इनको सबको मिला लिया और अपनी तरफ कर लिया। और 23 जून 1757 को एक युद्ध छिड़ गया, जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध नाम का युद्ध था। इधर 30,000 की सेना थी सिराज की तरफ, इधर 3,000 की सेना थी। बताओ कोई मुकाबला है, 30,000 लोग, मतलब एक एक हाथ भी मारेंगे 3,000 लोगों को तो खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, थोड़ी बात दिक्कत हो गई उस समय, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के मैदान में बरसात हो गई, इनका गोला बारूद भी भीज गया और इन्होंने अपने गोले बारूद को संरक्षित कर लिया था। एक तरफ जाफर की सेना मतलब पीछे ही हटते जा रही थी, आक्रमण, मतलब कुछ समय तक ऐसा युद्ध चला भाई। सिराज की तरफ भी बहुत ज्यादा ईमानदार लोग थे, बहुत ज्यादा अच्छे लोग थे, उन लोगों ने युद्ध को चलाया कुछ देर तक कंटिन्यू किया। लेकिन जाफर ने क्या बोला, सिराजुद्दौला कि भाई अब तो हम लोग युद्ध जीत ही रहे हैं, आप एक काम करो, निकलो, मैं इनको थोड़ा युद्ध थोड़े बहुत बचे हुए इनको खत्म करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो सिराजुद्दौला क्या किया, अपनी सेना को लेकर निकला, वापस निकलने लगा। तो जाफर ने अपने पुत्र को बोल दिया, अपने लौंडे को, कि जा भाई सिराज को चाकू मार के इसकी हत्या कर दे। तो इसका लौंडा गया और आगे जाके सिराज की चाकू मार के हत्या कर दी। वहीं से सिराजुद्दौला खत्म हो गया, प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो ये यहाँ तक की प्लासी के युद्ध की कहानी थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ, दुर्लभ राय, ओमीचंद आदि के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने अपनी सेना निष्क्रिय रखी। परिणाम क्या हुआ, सिराजुद्दौला पराजित हुआ, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए, कंपनी को भारी धनराशि और व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गई भाई यहाँ तक की कहानी। प्लासी युद्ध का महत्व क्या है, कंपनी की राजनीतिक शक्ति की। अब कंपनी को लगा कि भाई हम लोग इनको ये थोड़ा बहुत बरगला के ऐसा ऐसा करके हम लोग जीत जा रहे हैं, तो ये फिर पूरे भारत पे भी, मतलब उसको एक छवि बना ली उसने पूरे भारत में कि पूरे भारत के लोग भी ऐसे ही होंगे, खोखले हैं ये लोग, बस खाली दिखावा करते हैं, तो हम आगे जाके भी क्या करते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लासी युद्ध का महत्व हो गया। बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। मीर जाफर बस खाली, अभी आप देखेंगे जाफर कासिम ये लोग आए, इन्होंने बताता हूँ आगे।
कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो गई, यहाँ से धन मिलने लग गया, आगे के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। मीर जाफर को क्या किया, फिर इन्होंने गद्दी पर बिठाया, ठीक है ना, मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया। अब देखो कंपनी के मतलब बंगाल के नवाब कौन से हुए, अभी हमने पढ़ लिया मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद आता है जाफर, ठीक है। जाफर अंग्रेजों के द्वारा नवाब नियुक्त हो गया। अब जाफर को क्या लगा कि भाई थोड़ी बहुत धनराशि मैं अंग्रेजों को दे देता हूँ, कुछ क्षेत्र दे देता हूँ, उसके बाद क्या होगा कि अंग्रेज मेरे को मुक्त रूप से यहाँ पे शासन करने देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, 24 परगना की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को। कुछ मतलब बहुत ज्यादा बहुत सारी धनराशि दे दी और व्यापारिक सुविधाएं उनकी बढ़ा दी। तो कुछ दिन तक तो क्या हुआ कि भाई मीर जाफर को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने दिया। लेकिन फिर बाद में वही क्लाइव आया, क्लाइव ने और जो बाकी लोग थे वो मीर जाफर के जो शासन था उसमें हस्तक्षेप करने लग गए, इसको परेशान करने लग गए, है ना। तो वो आगे इसकी मांग को पूरी नहीं कर पाया, तो मीर जाफर ने क्या किया, डच के साथ में हाथ मिलाना चाहा, डच के साथ में हाथ मिलाना चाहा, डच के पास गया कि भाई यार इन लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया, आप एक काम करो कि हमको अंग्रेजों से बचाओ। अब डच को भाई लगा कि हाँ ठीक है भाई, अंग्रेज अब क्या कहते हैं भारतीय शासक हमारा साथ दे रहा है, तो आओ इस भारतीय शासक के साथ मिलकर अंग्रेजों से हम युद्ध कर लेते हैं। तो डच और अंग्रेजों के बीच में क्या कहते हैं कहासुनी हो गई और बैटल ऑफ बिदारा हुआ, बिदारा का युद्ध। बिदारा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध या तो हुगली का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ, 1759 में। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को बहुत मारा और मार के एकदम से खत्म ही कर दिया, डच भारत छोड़ के उसके बाद भाग ही गए भाई, है ना। बिदारा के युद्ध में, बिदारा के युद्ध 1759 हुआ, 1759 में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मैंने आपको बता दिया। डच इसमें हारे, डच इसके बाद भारत से ओझल ही हो गए, ठीक है, गायब ही हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मीर जाफर को भाई, जब मीर जाफर ने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाया। अब मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम बहुत ही अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार शासक था। मीर जाफर, मीर कासिम को क्या कहते हैं, गद्दी बिठाया गया। फिर मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा धन वन दिया भाई, क्योंकि गद्दी पे ऐसे तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसने वादा किया होगा, तो इसने भी करोड़ों रुपए दिए अंग्रेजों को। लेकिन ये क्या थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत सक्षम और बहुत पढ़ा लिखा शासक था। तो इसने क्या सोचा कि मुर्शिदाबाद भाई कलकत्ता के बहुत पास में है, और मुर्शिदाबाद अगर कलकत्ता के पास में रहेगा, राजधानी हमारी कलकत्ता के पास में रहेगी, तो क्या होगा कि अंग्रेज जो है अंग्रेज हमको परेशान करते ही रहेंगे, है ना। तो इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में है। बिहार को क्या कहते हैं 1733 में इसने पार्ट बनाया था। अब अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बंगाल का पार्ट किसने बनाया 1733 में, आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मुंगेर, मुंगेर क्या कहते हैं इसने अपनी राजधानी बना ली। मुंगेर अपनी राजधानी बनाई, उसके बाद इसने क्या किया, सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। इसने बोला कि भाई सेना जो है हमारी बहुत पुरानी, हाथी घोड़ा, हाथी वाथी लेके कौन चलता है भाई, बम गोला बारूद लेके आओ, पिस्टल उस्टल बंदूक बंदूक चलाना सिखाओ। इसने मुंगेर में क्या किया भाई, एक क्या कहते हैं गोला बारूद और सूरा वरा, मतलब सूरा वरा की फैक्ट्री भी इसने स्थापित कर ली। और आप आज भी जाके देखेंगे तो कट्टा अगर कहाँ मिलता है तो मुंगेर में मिलता है, बिहार में, ठीक है। तो ये आज तक चलता रहा है। हथियार के कारखाने यहाँ पे इसने स्थापित किए, मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई, सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया और प्रशासन को मजबूत कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे मधुमक्खी थे, है ना। अंग्रेज अभी भी जो दस्तक पास उसका मिला हुआ था उसका बहुत ही ज्यादा उन्होंने दुरुपयोग कर दिया भाई। चुंगी जो थी भारतीयों की, चुंगी भारतीयों की सारी चुंगी उसने, वो मैंने आपको बताया ना कि भारतीय अगर 10 रुपए दे की चुंगी, चुंगी मतलब जो टोल होता है ना, चुंगी पार किया करते थे, तो इसको अपना दस्तक दे दिया भाई, 5 रुपए में एक काम कर भारतीय, तू यहाँ पर आ व्यापारी, तू 5 रुपए मेरे से दस्तक ले और तू फ्री में जाके, मतलब जो तू 10 रुपए देता था वो फ्री में जाके तू टोल को क्रॉस कर, है ना। मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे आईडी कार्ड से फ्री टोल क्रॉस हो जाता है, तो मैं क्या करूँ कि भाई अपना आईडी कार्ड रखूँ कार में, किसी को दे दूँ कि ले भाई मेरा आईडी कार्ड दिखा के क्रॉस हो जाना। तो भाई गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस होता रहेगा, गवर्नमेंट ने मेरे को दिया भाई फ्री, भाई फ्री टोल क्रॉस कर दो, सबको थोड़ी दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट को क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होता रहेगा। तो बंगाल का जो रेवेन्यू था, राजस्व था, धीरे धीरे घटने लगा। तो भाई मुर्शिद कुली खान एक दिन, सॉरी मीर कासिम एक दिन गुस्सा गया और मीर कासिम ने बोला कि जितने लोग हैं बंगाल में सबको फ्री व्यापार देता हूँ मैं, सब लोग चुंगी मत दो और फ्री व्यापार करो भाई, है ना। तो इसने सभी व्यापारियों के लिए आंतरिक कर को समाप्त कर दिया ताकि कंपनी के दस्तक का विशेष लाभ, अब कंपनी का जो विशेषाधिकार था ना, वो विशेषाधिकार समाप्त हो गया। मान लो कि आप एक इंसान हो, आपको किसी से विशेषाधिकार मिला हुआ है ना, आपकी क्यूटू पुटू सुग्गू से आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है। एक दिन क्यूटू पुटू सुग्गू क्या करती है, आपको चीट कर देती है, 2-3 लोगों को विशेषाधिकार दे देती है, तो आपका खून तो खोल जाएगा ना अपनी क्यूटू पुटू सुग्गू के ऊपर, है ना। तो यही हुआ और मीर कासिम ने बोला कि भाई सबको विशेषाधिकार है, ले जाओ। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम के साथ में फिर संघर्ष बढ़ गए, बहुत सारे युद्ध हुए और मीर कासिम क्या हुआ, फिर युद्ध में जीत तो सकता नहीं था, तो भागा। भागते भागते कहाँ पहुंचा, अवध।
अवध में उस समय अवध का शासक था शुजाउद्दौला, याद रखना, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला अवध का उस समय क्या था, नवाब था शुजाउद्दौला, ठीक है। और वहां पर जब ये पहुंचा तो देखा उसने कि अली गौहर जिसको शाह आलम सेकंड भी कहते हैं, मुगल सम्राट, भी वहां पर पनाह लेके बैठा हुआ था शुजाउद्दौला के पास। और बार बार वो अंग्रेजों के ऊपर शाह आलम सेकंड क्या कहते हैं, जो अली गौहर था वो भी अंग्रेजों के ऊपर बार बार हमला कर रहा था और अंग्रेजों से बार बार हार रहा था। तो इसने क्या किया भाई, सुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड के साथ में मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई, ठीक है, एक जॉइंट आर्मी बनाई। और जॉइंट आर्मी के साथ मिलकर इसने क्या बोला कि चलो हम तीनों लोग अपनी अवध की पूरी सेना लेते हैं और हम तीनों लोग मिलकर चलते हैं, अंग्रेजों के ऊपर हमला करते हैं। तो भाई ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये रियल युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के और संयुक्त संयुक्त सेना किसकी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। हेक्टर मुनरो ने इनकी पूरी संयुक्त सेना को पराजित किया 1764 में। और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई, ठीक है। अब 1764 में युद्ध हुआ, आप संधि बोलेंगे 1765 में कैसे हो रही है, तो उस समय ऐसा अंग्रेजों को लगा कि भाई जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी देर रुकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव भी आके इनसे संधि करेंगे। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और उसने 1765 में एक बार 12 अगस्त 1765, एक बार 16 अगस्त 1765, ऐसी इलाहाबाद में दो संधियां हुई, ठीक है। पहली संधि किसकी हुई, तो पहली संधि हुई मुगल सम्राट के साथ में, है ना, और दूसरी अवध के नवाब के साथ में और बंगाल के नवाब के साथ में, ठीक है। अब संधि में संधि के विशेष प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या थे, तो मुख्य प्रावधान ये थे कि जो कंपनी को था, जो मुगल सम्राट था, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया, ठीक है। वहां से रेवेन्यू यानी जो कर था उसको वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया, ठीक है। और जो शाह आलम सेकंड था, उसको सबसे पहली बार अगर एग्जाम में पूछा था कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसने अंग्रेजों से पेंशन स्वीकार की, तो शाह आलम द्वितीय था। इसको 24 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया कि भाई तुमको 24 लाख रुपए वार्षिक पेंशन हम देंगे और आप अब हमारे अधीन हो गए, ठीक है। अवध को भी अंग्रेजों के आश्रित कर लिया गया, ठीक है। अवध भी अंग्रेजों के मतलब ऊपर आश्रित हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। द्वैत शासन है, ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत कैसे होगी, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत की। दीवानी अधिकार इनको मिल गया था, किसने दिया था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इनको दीवानी अधिकार दिया था कि जो भी आप वहां से कर वगैरह वसूलने का अधिकार होगा वो आपके पास है। और निजामत यानी प्रशासन और न्याय का अधिकार किसके पास, नवाब के पास। तो भाई नवाब के पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा अंग्रेजों के पास जा रहा है, और नवाब क्या कर रहा है, बस खाली वेलफेयर का काम कर रहा है भाई, जनता के लिए बस खाली काम करेगा, प्रशासन चलाएगा और न्याय करेगा। कैसे, मेरे आपके पास मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कहीं से भी कोई टैक्स नहीं दे रहा, सब लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो पैसा अपने पास ला नहीं पा रही, उसका खजाना खाली हो गया है ना। खजाना वसूल कर रहा है कोई थर्ड पार्टी, और बोल रहा है कि प्रशासन भारतीय गवर्नमेंट चलाए, तो भारतीय गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है, नहीं चला पाएगी। बिना पैसे के कैसे भाई, लोगों को सैलरी देनी होगी, जनता के लिए कुछ अच्छे काम करने होंगे, जब पैसा ही नहीं तो कहां से होगा। पैसा वसूल करने का अधिकार कंपनी के पास था और शासन चलाने का अधिकार नवाब के पास। तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ की शासन व्यवस्था चरमरा गई। और जब इनके पास दीवानी अधिकार आया तो ये इन लोगों ने क्या किया, इनके पास इनका मोन जो मेन ऑब्जेक्टिव था, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव था इनका मोर एंड मोर रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पैसे हम लोग एकत्रित कर ले, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ा। अभी इनको ज्यादा रेवेन्यू की उस समय जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि भाई ये लोग जगह जगह पे युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनको बहुत ज्यादा ये रेवेन्यू क्या था वहां का, जो बढ़ाते गए कि भाई और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। और दूसरा इन्होंने कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में कैसे किया, जैसे इन्होंने बंगाल में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल में इन्होंने कर वसूलने का अधिकार किसको दे दिया, रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को, है ना। और बिहार में राजा सिताब राय को, ठीक है। बिहार में राजा सिताब राय को, बंगाल में मोहम्मद रजा खान को, और रेवेन्यू एकदम बढ़ाते गए। तो यही 1765 के बाद 1770 में एक समय ऐसा आया, किसान एकदम त्रस्त हो गए और एकदम बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा, है ना। इसकी वजह से भीषण अकाल पड़ा, क्यों, क्योंकि भाई किसान क्या है कि इनको रेवेन्यू देना है, रेवेन्यू नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा इसमें उनके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो इनको क्या किया, कहीं से लोग कर्जा लेके, अन्न अन्न ना उगा के, जो व्यापारिक फसलें थी उनको उगा के इनका रेवेन्यू देना उनके लिए जरूरी हो गया था, ठीक है।
तो एक समय ऐसा है कि बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। तो उसका एक कारण ये था कि बंगाल में द्वैत शासन था और दीवानी अधिकार कंपनी के पास आ गया था। कंपनी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा राजस्व वसूल, इतना ज्यादा राजस्व वसूल करके किसानों को एकदम त्रस्त कर दिया। और 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, तो 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा, तो इस अकाल को सुधारने के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म नहीं किया। ठीक है, 1782 में जब क्या कहते हैं, जब बंगाल में दूसरा अकाल पड़ा, तो पटना में गोल घर है, पटना में गोल घर की स्थापना की गई, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, अनाज का संग्रहण किया कि भाई ऐसा कभी अगर अकाल पड़ता है तो अनाजों को इनको बांटा जा सके। तो पटना में गोल घर की स्थापना 1782 के अकाल के बाद हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1770 में यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा और 1770 में इन्होंने पटना में एक रेवेन्यू काउंसिल की भी स्थापना की थी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एलेक्जेंडर इसके हेड थे, लिख देता हूँ, रेवेन्यू काउंसिल, है ना। एलेक्जेंडर क्या थे, इसके हेड थे। ठीक है, 1770 में कहाँ पे स्थापना हुई, पटना में। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए पटना गोलघर की स्थापना 1782 में हुई। 1770 में पटना में एक रेवेन्यू काउंसिल बनाई गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसके हेड थे एलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ 1765 से 1772 तक इनका ड्यूअल गवर्नमेंट चला। क्या कहते हैं यहाँ पर बंगाल में। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और पूरी तरीके से बंगाल पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार से बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा समाप्त, मतलब कैसे होता है ये आपने देख लिया है। अब इसमें कुछ बंगाल विजय के कारण क्या थे, अंग्रेजों की कूटनीति अच्छी थी, मीर जाफर जैसे विश्वासघाती दरबारी थे, अनुशासित और आधुनिक सेना थी अंग्रेजों के पास, वित्तीय संसाधनों की प्रचुरता थी, बंगाल दरबार की आंतरिक फूट थी, कंपनी की समुद्री शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रचंड थी। ठीक है, बंगाल विजय का राजनीतिक महत्व क्या हुआ, कंपनी व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक शक्ति बन गई। आर्थिक महत्व क्या हुआ, बंगाल का राजस्व अंग्रेजों के हाथ में आ गया, आगे के युद्ध के लिए धन मिल गया इनको, जिसके कारण फिर क्या कहते हैं, जो थर्ड क्या कहते हैं एंग्लो फ्रांसीसी वॉर हुआ था, उसमें बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, क्योंकि बंगाल की सेना और बंगाल का पैसा दोनों अंग्रेजों को मिल गया था। प्रशासनिक क्या हुआ, कंपनी शासन की नींव पड़ गई। ठीक है, प्रशासनिक ये हुआ। ठीक, कंपनी शासन भारत में पहली बार उसकी नींव पड़ गई। अब ड्यूअल गवर्नमेंट उनको क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनको लगता था भाई ड्यूअल गवर्नमेंट हम नहीं करेंगे तो भारत के एक तो प्रशासन की समझ नहीं है, दूसरा अगर ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं करेंगे हम डायरेक्ट शासन करने चले जाएंगे, तो जो बाकी यूरोपीय कंपनी उनको लगेगा कि भाई ये लोग अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो हम भी शासन करते हैं। तो सबसे पहला उनके पास टास्क था कि दूसरी यूरोपियन कंपनी को उनको पीछे खदेड़ा जाए, उसके बाद प्रत्यक्ष शासन किया जाए। ठीक है, तब तक प्रत्यक्ष ही रहने दिया जाए। 1756 में, अभी इसकी टाइमलाइन क्या था, 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बन गया, 1756 में उसने कलकत्ता पर अधिकार भी कर लिया है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, 60 में मीर कासिम नवाब बना, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, 65 में ही द्वैत शासन लागू हुआ और 1772 में द्वैत शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के लाने इंपॉर्टेंट है। प्लासी वर्सेस बक्सर देख लो, प्लासी 1757 में, बक्सर 64 में। प्लासी के समय अंग्रेजी सेनापति क्लाइव थे और बक्सर के समय मुनरो थे। प्लासी का विरोधी सिराजुद्दौला था और बक्सर के विरोधी ये तीनों की संयुक्त सेना थी। प्लासी के समय में राजनीतिक शुरुआत हुई और बक्सर के समय वास्तविक प्रभुत्व और दीवानी अधिकार मिल गया। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, दीवानी अधिकार मिला 1765 को, 12 और 16 अगस्त 2 दिन क्या कहते हैं इलाहाबाद की संधि हुई है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। द्वैत शासन को शुरुआत किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। बक्सर में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुर्रो थे। अब मेंस के लिए क्वेश्चन है, प्लासी और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों प्लासी और बक्सर के युद्ध में प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में अंग्रेज साम्राज्य की नींव रखी। इसका आप आंसर लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सारथी में इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे क्लास में हम आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिएगा, एक घटना चक्र जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका घटना चक्र जरूर लगाइएगा। ठीक है, घटना चक्र लगाने से ही प्रीलिम्स का एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच।